वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर से जब बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हमने फेज 2 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं बैकएंड एडवांस जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और इसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है एक्चुअल में वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, और वो कैसे हमारा जैसे कि उसका जो कोड होता है 1 बाई 1 कैसे कॉल स्टैक में स्टोर होता है, उसको हमने समझा था। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट देखा था उस वीडियो के अंदर। हीप मेमोरी क्या होता है, देन हमारा स्टैक मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा था वीडियो 1 के अंदर, जिसको आपको ये सब टॉपिक दिखाई देगा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने समझा था, उसके बाद कॉल स्टैक के कंसेप्ट के बारे में हमने समझा था, फिर हमने यहाँ पे मेमोरी के बारे में बात किया था, फिर हम होस्टिंग का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, ये 4 टॉपिक हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया था। और अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये टोटल 4 टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, दैट इज द स्कोप। सेकंड हमारा क्लोजर होगा, थर्ड हमारा दिस कीवर्ड होगा, फोर्थ हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। यानी टोटल 4 कंसेप्ट हमको इस वीडियो के अंदर कवर करना है। तो चलो इसको अब एक एक करके हम समझते हैं। इसके अंदर जो ज़रूरत वाला चीज़ होगा उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है डेट इज द स्कोप। ये इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं स्कोप। तो स्कोप आपको ध्यान रखना है कि स्कोप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको आपके हाउस से रिलेटेड, आपका हाउस का जो कैप्चर एरिया होता है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर उस रियल वर्ल्ड एग्जांपल को रिलेट करेंगे हमारे स्कोप के साथ। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका हाउस का जो आप अपने घर बनवाते हैं, तो उस घर का क्या होता है, एक बड़ा सा प्लॉट होती है। ठीक है, ये आपका घर का क्या है, हाउस का प्लॉट है। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ये हाउस का प्लॉट है, और इसके अंदर एक साइड में आपका ये हाउस होता है। लेट सपोज दिस इज द योर हाउस एरिया, मतलब यहाँ पे आपका मकान है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लॉन एरिया बोल सकते हैं, या ये आपका क्या है, लॉन एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लॉन एरिया हो चुका ये, एंड ये आपका हाउस एरिया है। ठीक है, ये हाउस एरिया हो गया, एंड ये आपका लॉन एरिया हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हाउस के अंदर आपके पास एक रूम होगा। लेट सपोज ये आपका क्या है, रूम 1 है। ठीक है, ये आपका रूम 1 है। यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ, दिस इज द आवर रूम 1, एंड साथ में आपका ये एक और रूम है इसी के अंदर। ठीक है, दिस इज द योर रूम 2। ठीक है, और इसी रूम के अंदर एक साइड पे आपका अलमीरा हो गया। ठीक है, लेट सपोज ये आपका अलमीरा है रूम 2 के अंदर। तो आप इससे समझने का कोशिश करना है कि स्कोप के अंदर क्या चीज़ होता है। तो ये हमने रियल एग्जांपल ड्रॉ कर दिया। तो ये लॉन के अंदर जो भी सामान है, यहाँ पे जो जो भी हो सकता है, यहाँ पे आप बैठने वाला जो चेयर होती है वो हो गया। उसके बाद बहुत सारा सामान होती है, जैसे कि आपका मतलब फूल वगैरह पे पानी पटाने वाला जो वो हाथ वाला होती है, वो सब चीज़। तो यहाँ पे जो भी चीज़ रखा हुआ है ये आपका क्या है, इसको आप के रूम घर के अंदर जो भी व्यक्ति है उस वो आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एनी वन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ भी है वो क्या करेगा, एनीवन एक्सेस कर सकता है अपने आपके घर के अंदर का, या कहीं के भी इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन एरिया का कंसेप्ट। लेट सपोज ये आपका हाउस है, और ये रूम नंबर 1 के अंदर जो भी सामान है, लेट सपोज इस रूम नंबर 1 के अंदर जो भी सामान है ना, यहाँ पे जो भी सामान है, तो ये इसी रूम के अंदर एक्सेस होगा। ठीक है, ये जो रूम 1 के अंदर जो भी सामान है वो इसी के अंदर एक्सेस होगा। यानी कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इसी के अंदर अंदर एक्सेस होगा। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर ये एक्सेस होगा, जो भी सामान है यहाँ का इसी रूम के अंदर एक्सेस होगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, इस रूम के अंदर जो भी सामान है इसी के अंदर एक्सेस होगा। लेट सपोज कोई सामान हमारा अलमीरा के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अलमीरा है, और कोई सामान लेट सपोज इस अलमीरा के अंदर है। ठीक है, इस अलमीरा के अंदर है। अगर इस अलमीरा के अंदर है तो वो सामान किसके थ्रू एक्सेस हो सकता है, वो तो सामान लॉक होगा। अब लॉक होगा, जिसके पास इसका की होगा ना, जिसके पास इसका की होगा वही बंदा इसको क्या कर सकता है,
एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हाउस के प्लॉट के अंदर क्या होता है, आपका 2 एरिया होती है। सबसे पहले आपको लॉन एरिया जिसको बोला जाता है, एक आपका मकान होती है, जहाँ पे आपका घर होता है, उस घर के अंदर रूम होती है। देन रूम 1, रूम 2 का एग्ज़ाम्पल लेके मैंने बताया, लेट्स सपोज़ रूम 1 के अंदर कुछ सामान है जो उसी रूम के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और जो रूम 2 है ना, रूम 2 के अंदर एक अलमीरा है, जिस अलमीरा के अंदर कुछ सामान है और वो लॉक है, जिसके पास की है ना, वही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ डिस्कस अबाउट कि स्कोप का अब मेन काम क्या होता है, ये अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, स्कोप का जो मेन काम होती है, ये आपको बताता है कि कोई भी वेरिएबल है ना, लेट सपोज कोई भी वेरिएबल है, उसको आप कहाँ तक एक्सेस कर लेंगे, इसका मतलब यही होता है। तो अब ये कंसेप्ट आपको समझना है कि वेरिएबल आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, ये है, ठीक है। तो इसको आपके पास इसका जो स्कोप होता है, हमारे पास 3 तरह का होता है, ठीक है। 3 तरह का क्या होता है, स्कोप होता है। तो सबसे पहला स्कोप को बोलते हैं हम लोग लोकल। तो सबसे पहला स्कोप को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। एंड सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फंक्शन स्कोप, ठीक है। फंक्शन स्कोप बोलते हैं। लेकिन थर्ड नंबर पे भी है एक स्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप, एक हो गया हमारा फंक्शन स्कोप, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर देता हूँ। और जो हमारा थर्ड है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो आपका जो ग्लोबल स्कोप होता है ना, मैं आपको मतलब जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल था ना, उससे अब रिलेट करते हैं इस स्कोप को। तो ये जो एरिया था, ये लॉन एरिया जो था, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे इस ग्लोबल स्कोप के अंदर, तो ये कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। ये कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। यार तू क्या हो गया, ये जो हमारा ग्लोबल स्कोप है, ये कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है। तो अब ये आपका कंपेयर करेगा आपके हाउस प्लॉट के एग्जांपल से। ये आपका लॉन एरिया है, इसको आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसी तरह हमारा ग्लोबल मतलब जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। जब भी आपके कोई पूछा कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो आप ध्यान रखना है कि उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल हो गया। अब यहाँ पे हमने रूम 1 का एग्जाम्पल आपको बताया था कि रूम 1 के अंदर क्या था, इसी के अंदर ये एक्सेस होगा। इसके अंदर जो भी सामान है वो इसी के अंदर एक्सेस होगा। तो उसी तरह हमारा जो फंक्शन होता है, उसी तरह हमारा जो फंक्शन होता है, वो आपका ये फंक्शन स्कोप हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन स्कोप हो जाएगा। जो भी रूम 1 के अंदर सामान है, वो सी रूम के अंदर एक्सेस हो सकता है। दिस इज द फंक्शन स्कोप, ठीक है। एंड अगर आप ब्लॉक स्कोप को कंपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या है, ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। ये आपका ब्लॉक स्कोप है, ये आपको एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये रूम 2 के अंदर हमारे पास लॉक था, और जब तक अलमीरा था वो लॉक है। अगर उसका की हमारे पास है, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सेम हमारे ब्लॉक स्कोप की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकली हम कंसेप्ट समझाने का कोशिश की आपको कि स्कोप का कंसेप्ट क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम इसको वीएस कोड के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, देन फंक्शन स्कोप क्या होता है कोडिंग में, एंड उसके बाद ब्लॉक स्कोप क्या होता है और कैसे काम करता है। इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिस वेरिएबल का नाम देते हैं सिटी। तो इसके अंदर आप अपने सिटी का नेम ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिटी के अंदर नेम ऐड किया नोएडा। तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका हो गया ग्लोबल वेरिएबल। क्या हुआ, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। एंड उसके बाद आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, और यहाँ इस फंक्शन का नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज शो डिटेल्स, ठीक है। मैंने एक फंक्शन नाम लिखा शो डिटेल्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उस जो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैं इसके अंदर कंसोल कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बैकटिक का यूज करते हुए, ठीक है। दिस इज द माई सिटी
नेम, राइट। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ दिस इज़ द माय सिटी नेम। तो आपको यहाँ पे आपका सिटी का जो नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटी का नेम प्रिंट होगा जब हम इसको शो डिटेल्स को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। शो डिटेल्स हमारा एक फंक्शन था जिसको मैंने राइट डाउन किया और उसको यहाँ पे कॉल किया। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से सीडी करके एडवांस जेएस के अंदर जाएंगे, देन हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नोड एंड फिर फेज 2 का जो कोड है उसको रन कराएंगे। तो दिस इज द माई सिटी नेम इज नोएडा, ठीक है। मैंने आउटपुट के अंदर दिखाया, तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका जो है ना दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो वो फंक्शन के इनसाइड में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो वो फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि क्या हम उस सिटी को किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे CLG करके C2 को प्रिंट कराते हैं, तो क्या हम इस ब्लॉक के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इस ब्लॉक के अंदर भी इस सिटी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब ये आया कि जो हमारे पास ये वेरिएबल को हमने किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया था, उसको हम चाहे तो फंक्शन के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं, हम चाहे तो ब्लॉक के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये जो है ना यहाँ पे हमारा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ ताकि आप इससे आसानी से याद रखना, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप को आप कहाँ-कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर एक्सेसिबल, ठीक है। एनीवेयर एक्सेसिबल, ठीक है। ये कहीं भी एक्सेसिबल है, चाहे तो वो आपका इनसाइड आवर मतलब कि चाहे तो वो आपका इनसाइड फंक्शन, ठीक है, या फंक्शन के अंदर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप किसी ब्लॉक के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्लोबल स्कोप। अब हम बात करते हैं फंक्शन स्कोप को, ठीक है। हमारे पास आता है फंक्शन स्कोप को, अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन स्कोप को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप हो गया जिसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया, हम अपना ये हमारा नेम हो चुका, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ अगर ये ट्रू होगा तब हमारे पास आउटपुट के अंदर आना चाहिए CLG। मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू है तब ये हमारा नेम प्रिंट कराए एंड साथ में ये मेरा सिटी का नेम प्रिंट कराए। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा तभी ये दोनों आउटपुट के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास अभी भी कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका। मतलब ये कहने का कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, जिसका हमने स्ट्रिंग वैल्यू दिया है, उसको हम एक ब्लॉक के अंदर यानी इसी फंक्शन के इनसाइड में एक्सेस कर रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन यानी कि इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कराते हैं। तो आप यहाँ पे गेस करना कि ये लाइन नंबर 16 से क्या आउटपुट आएगा। वीडियो को पॉज करो, देन गेस करो, देन हमको कमेंट में इसका जो आउटपुट आने वाला है वो बताना, रीजन भी बताना, ठीक है। हम अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास एक एरर आया। अब इस एरर के अंदर आप देखना कि रेफरेंस एरर आया, नेम इज नॉट डिफाइंड। तो अब ये हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कि जो फंक्शन स्कोप होता है वो जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वो आपका सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेसिबल इनसाइड, ठीक है, ओनली फंक्शन, ठीक है। मैंने ये डिफाइन कर दिया, आप जिस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन किए उसको आप उसी फंक्शन के अंदर सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, लेट सपोज हम इसको वेर का यूज करके डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो जब हम वेर का यूज करके डिफाइन किए तो क्या ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या इग्नोर करता है, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए हम उसको यूज करें। जब हम इसको रन कराएं तो इस केस में भी ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है।
इस केस में भी ये एरर थ्रू कर रहा है, मतलब कि वेर भी इस प्रॉपर्टीज को मानता है कि अगर आपका मतलब ये वेरिएबल इनसाइड फंक्शन के अंदर है तो उसको हम इनसाइड फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड फंक्शन को हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन स्कोप। अब हमारा बात आता है ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया है, ठीक है। अब हमने सिटी को एक्सेस कर लिया था बिकॉज दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। अब हम एक काम करते हैं कि हम काम करते हैं यहाँ पे हम वेर का यूज करके, ठीक है, वेर का पहले वेर से मैं समझाता हूँ, देन लेट एंड कांस्टेंट को बताऊंगा। वेर का यूज करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हम 10 स्टोर कर दिए। उसके बाद हम CLG करके ए को यहाँ पे हम प्रिंट करा दिए, ठीक है। और फिर अगेन हम यहाँ पे ए को एक्सेस करते हैं आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है, बिकॉज ब्लॉक स्कोप का हम बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे इस कोड को रन कराएंगे तो हमारे पास एक एरर आई थिंक आया है। उस एरर में क्या करा है कि नेम, अच्छा इस नेम को हम एक्सेस कर रहे थे, इसके वजह से वो एरर फेस करना पड़ा। हम इसको रिमूव कर दिए, देन हम यहाँ पे इसको एक बार क्लियर करेंगे, अगेन हम यहाँ से रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर यहाँ से भी 10 आ रहा है, यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला, लेट सपोज हम इस फंक्शन को अभी के लिए कॉल नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि जो हमारा ब्लॉक स्कोप के अंदर हमारा जो 3 तरह का वेरिएबल कीवर्ड था, जो कि लेट था, कांस्टेंट था, देन वेर था, ठीक है। तो हमने अगर वेर का यूज करके कोई भी वेरिएबल को इनसाइड ब्लॉक के अंदर अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसको अगर आउटसाइड ब्लॉक एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो वो उस प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करता है, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अगर फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं लेट का यूज करके, ठीक है, हमने लेट से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया एंड देन हम यहाँ से इसको क्लियर करके आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस एरर आएगा, ठीक है। इस रेफरेंस एरर के अंदर कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। हमारा ए डिफाइंड है बट वो ब्लॉक के अंदर डिफाइन है और उस ब्लॉक के अंदर हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम इस ब्लॉक को आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास रेफरेंस एरर है। आप यहाँ पे ए का वैल्यू 10 देख सकते हैं जो कि यहाँ से आया था, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला, मैं आपको ये यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जो हमारा क्या है, जो हमारा ब्लॉक स्कोप है ना, जो हमारा ब्लॉक स्कोप है, इसके अंदर आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर इफ़ यू आर, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इफ़ यू आर इनिशियलाइज एनी वेरिएबल, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इफ़ यू आर इनिशियलाइज एनी वेरिएबल, ठीक है, यूजिंग वेर कीवर्ड, ठीक है, वेर कीवर्ड देन यू विल एक्सेस एनीवेयर, ठीक है, एक्सेस एनीवेयर, एक्सेस एनीवेयर, ठीक है, एक्सेस एनीवेयर डेट वेरिएबल, राइट। मैं यहाँ पे ये ऐड कर दिया डेट वेरिएबल एंड बट इफ यू आर यूज but if you are initialize, ठीक है, इनिशियलाइज if you are initialize any variable using let and constant keyword, then that do not use anywhere, right। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको मतलब ये समझा देता हूँ कि यह कहाँ लिखा। मैंने लिखा कि इफ़ यू आर इनिशियलाइज एनी वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड देन यू विल एक्सेस एनीवेयर डेट वेरिएबल इन योर प्रोग्राम, मतलब एनीवेयर इनसाइड योर प्रोग्राम या डेट वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये कहने का अगर आप ब्लॉक स्कोप के अंदर वेर कीवर्ड का यूज करके कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करें तो उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इसी के अंदर क्या है कि इफ़ यू आर इनिशियलाइज एनी वेरिएबल यूजिंग लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड देन दैट डू नॉट यूज एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वेर जो है ना वो ब्लॉक स्कोप को कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। लेट एंड कांस्टेंट सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ,
तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि इतना एग्जाम्पल और इतना आसानी से समझाने से आपको ब्लॉक स्कोप का जो कंसेप्ट है वो समझ में जो आपका स्कोप का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने फंक्शन स्कोप, देन ग्लोबल स्कोप एंड ऑल्सो ब्लॉक स्कोप के कंसेप्ट को कवर किया था। ठीक है, और साथ में आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर प्रॉब्लम मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजर के बारे में। ठीक है, ये जो क्लोजर है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज को समझाना आपको और अच्छे तरीके से समझाना। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना होना कि क्लोजर आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, यही टारगेट है आपको समझाना। तो लेट सपोज हमारा जो यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पे क्लोजर ऐड करते हैं, CLO। नाउ डिस्कस अबाउट द क्लोजर कंसेप्ट। देखो, क्लोजर जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। ठीक है, आप इसलिए तब ध्यान से समझना कि क्लोजर एक्चुअली में होता ये है कि आपको, ये तो जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट क्लोजर एक तरह का मतलब कि फंक्शन को ही कॉल करता है। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किए हैं और जो हमारा पहला फंक्शन है उसके अंदर कुछ वेरिएबल हम डिफाइन किए हैं। तो अगर ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो जो हमारा दूसरा फंक्शन है ना, वो पहला फंक्शन के वेरिएबल को अगर याद रखता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोजर। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कि जैसे कभी-कभी हम लोग सब घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे जाते हैं तो घर से कुछ सामान लेके हम जाते हैं, खाने वाला हो गया, पीने वाला हो गया, यानी कि वाटर हो गया आपके पास एक बोतल वाटर का, और कुछ खाने वाला टिफिन हो चुका। तो जब हम उसको अपने साथ में लेके जाएंगे, तो जब तक हमारा जो सफ़र है या जो भी काम हम करने के निकले हैं वो हमारा अगर कंप्लीट भी हो जाता है तो वो दोनों चीज़ आपके साथ में ही रहेगा। चाहे उसके अंदर आप पानी है या नहीं है उसको आप भीग नहीं सकते, उसको साथ में ही रखते हैं। तो उसी तरह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज काम करता है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ सामान होती है जिसके अंदर अगर कोई चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है तो उस सामान को हम भीग नहीं सकते हैं। तो बट यही ध्यान रखना है कि ये आपका क्लोजर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले एक एग्जांपल लेते हैं कोडिंग से रिलेटेड, देन हम उसको रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा। तो हम यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए और हमने यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए और जो कोड हमने पहले लिखा था उसको हम यहाँ से कमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मतलब काउंटर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम हम यहाँ पे देते हैं क्रिएट काउंटर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट का यूज करके हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फिर एक फंक्शन। तो हम यहाँ पे ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो आप चाहे तो फंक्शन का नेम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंक्रीज काउंटर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इंक्रीज काउंट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा काउंट है उसको +1 से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे काउंट को +1 से बढ़ा दिए। तो हमने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक क्रिएट काउंटर फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको काउंट से हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है। क्या है, ये आपका आउटर फंक्शन हो गया, ये आपका इनर फंक्शन हो गया। जो हमारा आउटर फंक्शन का वेरिएबल है वो हमारा इनर फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि इनर फंक्शन के अंदर जैसे काउंट अगर इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 तो काउंट इंक्रीमेंटेड का वैल्यू मिलेगा। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंटर लेते हैं। ठीक है, हमने काउंटर 1 ले लेते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, हमने काउंटर 1 लिया क्योंकि हम काउंटर 2 में भी आपको समझाऊंगा। हमने यहाँ पे काउंटर 1 लिया, देन हम यहाँ पे क्रिएट काउंटर को कॉल करेंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ पे CLG करके काउंटर 1 को कॉल करेंगे, बिकॉज ये आपका एक फंक्शन है। देखो, हमने क्या किया कि ये आपका आउटर फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है और उसको स्टोर कराया है काउंटर 1 के अंदर। ये भी आपका एक फंक्शन ही होगा और उसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है।
तो हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आना चाहिए। जैसे हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर अनडिफाइन अभी के समय पे आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हमने सिंटैक्स के अंदर कुछ चेंज किया। लेट सपोज हम क्रिएट काउंटर को कुछ इस तरह हम कॉल करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आ रहा है इंक्रीज काउंट, ठीक है। मतलब ये वाला फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है, ठीक है। राइट, हमारे पास क्या इशू हो गया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया है, तो जब हम काउंटर को प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पे इंक्रीज काउंट दिखाई दे रहा था, ये वाला, इसके अंदर का जो वैल्यू है वो नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, काउंट को यहाँ पे लॉक करा दिया, तो अब हमारे पास आउटपुट आएगा 1, ठीक है। आप यहाँ पे 1 देख सकते हैं। जैसे हम काउंटर 1 को अगेन कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। बिकॉज ये क्या कर रहा है कि काउंट को हमेशा ध्यान रख रहा है, ठीक है। जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट 2 आया। लेकिन जैसे हम अगेन कॉल करते हैं क्रिएट काउंटर फंक्शन को, जो कि हमारा आउटर फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रिएट काउंटर 2 को अगेन हम कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा आपको 1 के साथ, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट काउंटर 2 है, ठीक है। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो अब क्या होगा कि आउटपुट के अंदर हमारे पास 1 2 1 आ रहा है। तो यही कंसेप्ट होता है क्लोजर का। मतलब ये कहने का कि जब हमने यहाँ पे पहली बार कॉल किया था तो उसने ध्यान रखा कि हमारा काउंट 0 है, और फिर इस फंक्शन को कॉल करने के बाद काउंट को ये 1 बाय इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ था। फिर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसने 2 कर दिया था, ठीक है। और फिर हमने सेकेंड टाइम जब इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, यानी क्रिएट काउंटर फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे वो रीसेट हो गया 0 से, यानी कि ध्यान रखा कि हाँ यहाँ पे फंक्शन दोबारा कॉलर है कहीं और पे, तो उसने काउंट को 1 से इनिशियलाइज 0 से इनिशियलाइज करके फिर से उसको इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1, और फिर वो आपको वैल्यू दे रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज अगर आप इसको काउंट प्लस प्लस भी कर देंगे ना तो काम चल जाएगी, ठीक है। इससे भी आपका आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका आउटपुट के अंदर भी 1 2 1 आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक कोडिंग प्रॉब्लम लेके समझाया जो कि हमारा क्रिएट काउंटर था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो क्लोजर होता है वो कैसे काम कर सकता है, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है वो क्लोजर मैं आपको समझाता हूं, जो कि रिलेटेड है बैंकिंग से, ठीक है। बैंकिंग से, जहां पे बैलेंस सफिशिएंट इनसफिशिएंट जो होता है वो केस है, ठीक है। तो उसका कोड मैं ऐड करता हूं, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक कोड राइट डाउन किया है जो कि हमारा ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या है कि बैंक अकाउंट फंक्शन है, जिसके अंदर हम इनिशियल बैलेंस, यानी कि जो हमारा इनिशियल बैलेंस है बैंक अकाउंट के अंदर, उसको हम एज ए पैरामीटर ले रहे हैं, फिर उसको हम बैलेंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट वेरिएबल हो सकता है जिसको आप फंक्शन के इनसाइड में स्टोर कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो कि डिपॉजिट नाम से ये फंक्शन हो सकता है। और इसके अंदर अमाउंट को हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट को पास कर रहे हैं, जो बैलेंस है यहाँ पे ये केस हो रही है। देखो मैं आपको सबसे पहले इस कोड को हम ड्राइंग के ऊपर चलते हैं, देन वहाँ पे अच्छे से समझते हैं, देन इसके ऊपर हम आएंगे। यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये आपका अकाउंट है, और यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है 500 रुपीज़ है, ठीक है। या आपका SBI का अकाउंट ही ले लो, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे SBI का अकाउंट लिए, और यहाँ पे हमारा बैलेंस है 5500, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करने के लिए ये एरो को उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट जमा किया। लेट सपोज अमाउंट हमारा 5000 हो गया। तो डिपॉजिट के केस में क्या होगा, यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट के केस में क्या होगा कि आपका अमाउंट जो है ना, आपका अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 5500, ठीक है। डिपॉजिट के केस में कुछ नहीं होता है कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है कितना नहीं है, कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं करना होता है। आपके बैंक में बैलेंस या तो 0 है या तो नेगेटिव में है, आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाती है। किसी भी बैंक को ले लो, ठीक है, चाहे वो XYZ बैंक हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी बैंक ले लो, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं।
लेट सपोज हमने यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट को यहाँ से निकालना है जिसको हम विथड्रॉल बोलते हैं, तो अगर कुछ अमाउंट को अगर आपको निकालना है तो उस केस में आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये कि आपका जो बैलेंस निकालना है, क्या वो बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उससे कम होना चाहिए। यानी कि जो हम बैलेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे लेस देन का कंडीशन होगा। बैलेंस जो हमारा है वो लेस देन होना चाहिए हमारा जो अकाउंट के अंदर एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो चीज़ आएगा। या तो अगर ये ट्रू का केस आ गया, ये ट्रू का केस आया, तभी आप यहाँ से अपने क्या है कि अमाउंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस में जा सकता है ये स्टेप, अदरवाइज ये कहाँ चला जाएगा, फेल के अंदर चला जाएगा। अगर फॉल्स के अंदर आ गया ना तो ये जाएगा फेल में। ठीक है, तो फेल या अनडिफाइन के अंदर नहीं, फेल में जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया ये पूरा सिनारियो उस एग्जाम्पल के अंदर है। ठीक है, बैलेंस लेस देन अमाउंट, अमाउंट से छोटा होना चाहिए हमारा बैलेंस। अगर अमाउंट से बड़ा हो जाएगा बैलेंस तो इनसफिशियंट का केस आ जाती है, यानी कि बैलेंस के उतना नहीं है जितना आप भेजना चाह रहे हैं। पे आप समझेंगे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया अमाउंट नाम से, बैंक अकाउंट नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर हम इनिशियल बैलेंस यानी कि जो हमारा अभी के समय पे हमारे बैंक के अंदर जो भी बैलेंस है उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसको एज ए प्राइवेट वेरिएबल मार्क कर रहे हैं, इसको हमने एज ए प्राइवेट वेरिएबल मार्क कर दिया और इसको हमने स्टोर करा दिया बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर जो कि हमारा इनिशियल बैलेंस है। फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं दो फंक्शन, सबसे पहले डिपॉजिट फंक्शन है, उसके साथ विथड्रॉल फंक्शन है। अब डिपॉजिट फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम जो अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं, जो अमाउंट को हम ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट पास करेंगे और फिर हम अपने बैलेंस के अंदर डायरेक्टली ऐड कर देंगे, आपको न्यू बैलेंस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, और साथ में हमारा डिपॉजिट विड्रॉल के लिए बैलेंस कोड है, विड्रॉल करना यानी कि बैंक से जो बैलेंस हम निकालते हैं उसके लिए यहाँ पे कोड है। सो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है इसके अंदर डेट इज द विड्रॉल फंक्शन। ठीक है, अब देखो विड्रॉल फंक्शन के अंदर हमारा एक और फंक्शन हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको अमाउंट, कुछ अमाउंट आपके बैंक से आप निकालते हैं, तो जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं क्या वो अमाउंट आपके जो सफिशिएंट बैलेंस है आपके अकाउंट के अंदर उससे छोटा होना चाहिए। उससे अगर बड़ा होता है निकालने वाला बैलेंस तब उस केस में आपको इनवैलिड या इनसफिशिएंट का केस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अमाउंट ग्रेटर देन होना चाहिए बैलेंस से, तो हमने आपको समझाया था कि बैलेंस लेस देन होना चाहिए अमाउंट का, उसी का उल्टा केस यहाँ पे इसने ऐड किया है। तब आपको कंसोल के अंदर, मतलब देखो वही एग्जांपल है, हमारे पास क्या था कि अगर ट्रू आती है तो आपको सक्सेस वाला ये वाला केस यहाँ पे आ जाता। अगर इसको उल्टा कर देंगे, अगर आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर आ गया कि इनसफिशिएंट फंड है, मतलब आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है ना उससे ज़्यादा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे ट्रांसफ़र करने के लिए या निकालने के लिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका बैलेंस से सबसे पहले अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी कि कम होगा जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं किसी को देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस होता है आपको बैंक अकाउंट के अंदर इनिशियल चीज़, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो अमाउंट हमने इनिशलाइज किया यहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा आपके अकाउंट का, और जब हम यहाँ पे बैलेंस डिपॉजिट करें फिर ये अपडेट करें, यानी कि उस वेरिएबल को ध्यान रखते हुए कि हमारे पास कितना बैलेंस है बैंक के अंदर उसको अपडेट करते हुए अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं उस केस में भी ये अपडेट कराते हैं। यही होता है आपका क्लोजर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, बैंक के अकाउंट इनिशियल में हमने 1000 मतलब के ट्रांसफ़र किए 1000 देकर एज ए पैरामीटर इनिशियल बैलेंस। उसके बाद हमने क्या किया, माई अकाउंट डॉट डिपॉजिट, यानी कि अगर डिपॉजिट करना है तो आप डॉट डिपॉजिट को अंदर कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं 5000, तो आपको टोटल मिलेगा 500, तो आपको टोटल मिलेगा 1500, और फिर आप अगर एक्सेस विड्रॉल करना चाहते हैं 500 तो आपको अनसफिशिएंट मिलेगा। अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, देन हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज हमने रन कराया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 1500 एंड इनसफिशिएंट आ रहा है फंड, बिकॉज हमने यहाँ पे
कितना एक्सेस कर रहे हैं 2000 कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 2000 तो है नहीं, हमारे पास 1500 है। लेट सपोज हम यहाँ पे 500 यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। हमने 500 निकाला तो हमारे पास न्यू बैलेंस जो होगा वो 1000 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज काम करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम माई अकाउंट के अंदर से डायरेक्ट बैलेंस को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो इस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, बिकॉज हमने इसको एज ए प्राइवेट मार्क किया था, ये हमारा प्राइवेट वैल्यू है। लेट सपोज हम यहाँ पे इस केस में भी आपको बताने का कोशिश करता हूँ। जब हमने क्रिएट काउंटर वाला फंक्शन डिफाइन किया था, तो अगर हम यहाँ पे ये काउंट वाला को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हमको आउटपुट के अंदर अनडिफाइन आएगा। ये काउंटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, CLG करेंगे, ठीक है। हमने CLG किया और जो हमारा काउंटर है, काउंटर फंक्शन है, डॉट हमारा अमाउंट या नहीं, काउंटर के अंदर हमने काउंट को लिया था, ठीक है। हम काउंट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा कि अनडिफाइंड आना चाहिए आउटपुट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, बिकॉज दिस वेरिएबल इज प्राइवेट वेरिएबल, नॉट की पब्लिक। आप इसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं जहां पे इसको आपने डिफाइन किया, यानी कि इस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोजर का प्रॉपर्टीज है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दो तरह के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। सबसे पहले हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी समझाने का कोशिश किया, और साथ में हमने आपको कोडिंग एग्जांपल से भी समझाने का कोशिश किया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है दिस कीवर्ड एंड कॉलबैक फंक्शन। तो दिस कीवर्ड को समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉलबैक फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, उसके बाद हम दिस कीवर्ड को समझेंगे, ठीक। सो नाउ डिस्कस अबाउट कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। तो कॉलबैक फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इसके अंदर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जिसका नाम है सेट टाइम आउट। आई थिंक जो सेट टाइम आउट है उसको हम जब एसिंक्रोनस का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेट टाइम आउट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे अगर सर्च करते हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है, तब आपको मिल जाएगी इसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देख सकते हैं ये सेट टाइम आउट क्या होता है। दिस मेथड विल जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड आफ्टर डेजिग्नेशन डिले। मतलब ये कह रहा है कि कुछ टाइम बाद ये कोड को एग्जीक्यूट करता है। एंड इसका जो सिंटैक्स होता है, जैसे कि सिंटैक्स इसका अगर आप देखेंगे तो ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स होता है, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके ही दिखा देता हूँ। ये आपका सिंटैक्स होता है सेट टाइम आउट का। तो ये आपका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम सेट टाइम आउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का डालते हैं, जो कि अभी हम आगे समझने वाले हैं कि कॉल बैक क्या होता है, कि कॉल बैक क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे डिले डालते हैं, साथ में पैरामीटर वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको इसको हम कोडिंग एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हमको समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि सेट टाइम आउट कैसे काम करता है और क्या होता है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट है ना, इसको हम यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये इसका अगर सिंटैक्स आप देखेंगे VS कोड के अंदर तो सेम दिखाई दे रहा है, सेट टाइम है। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है नहीं, ये आपका एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, ये आपका एक फंक्शन ही है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, टाइम आउट ऐड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CLG ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर फिर हम यहाँ पे एक CLG लेंगे और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐड किया, और फिर हम क्या करेंगे, इस सेट टाइम आउट के बाद भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड 2 ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका, और इसका हेलो वर्ल्ड ही रहने देते हैं। तो जब हम इस कोड को रन कराएंगे ना, जब हम इस कोड को रन कराएंगे तब हमारे पास आउटपुट, अच्छा टाइम डिले हमने नहीं ऐड किया इसलिए ये एरर आया, क्योंकि टाइम आउट बता रहा था 2000 हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर हेलो 1 एंड हेलो 2 आ रहा है, और यहाँ पे हेलो
वर्ल्ड कुछ समय बाद आया। मतलब सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद आया लाइन नंबर 73 के पास, तो देखा अच्छा यहाँ पे कुछ टाइम है, यानी कि 2 मिली सेकेंड के बाद आपको इस कोड का आउटपुट देखने को मिलेगा। तब तक ये कहेगा चलो ये इस लाइन को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सेट टाइम आउट जो होता है एक तरह का आपका टाइमर वाला होता है। उसके अंदर आप कुछ एक स्पेसिफिक टाइम ऐड करते हैं और बोल देते हैं कि आप इस टाइम के बाद इसके अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज तब तक वेट करना, ठीक है। और लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट यहाँ से कर दिया और यहाँ पे CLG करके यहाँ पे मैंने ऐड किया हेलो 01, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज करते हुए मैं आपको एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ 02, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, ये हमारा टाइम आउट हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे CLG ऐड करेंगे, तो हेलो 03। तो ये चीज़ हो गया। मैंने एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करा। इसके अंदर टाइम डिले जो है ना उसको 0 हमने सेट कर दिया है। तो जब आप इस कोड का आउटपुट देखेंगे, लेट्स सपोज हम अगेन रन कराते हैं, तो जब आप इस कोड का आउटपुट देखेंगे तो सबसे पहले लाइन नंबर 79 पे जो आउटपुट है वो प्रिंट हो चुका, लाइन नंबर 83 पे प्रिंट हो रहा है। जैसे ये लाइन नंबर 81 पे आया तो देखा अच्छा ये सेट टाइम आउट है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ टाइम डिले होगा। तो ये चला गया लाइन नंबर 83 के पास और उसका आउटपुट दिया। आफ्टर दैट आपको ये भले ही थोड़ी देर के बाद आउटपुट आ रहा है, लेकिन आपका लाइन नंबर 81 ये दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, चाहे आप कुछ टाइम डिले का कंसेप्ट ऐड करें या ना करें, वो आपका कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ही उसका कोड प्रिंट होगा जो कि सेट टाइम आउट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है सेट टाइम आउट का, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉल बैक का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉल बैक का कंसेप्ट क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो एक तरह का फंक्शन ही होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज दिखाई देगा। जैसे कि हम इसके अंदर पैरामीटर के अंदर एक कॉल बैक पास करते हैं, ठीक है। इसके पैरामीटर्स के अंदर एक कॉल बैक पास करते हैं और उस कॉल बैक को किसी और फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मैट सो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिस फंक्शन का नाम देते हैं प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर आवर फूड या प्रिपेयर फूड। और इसके अंदर जो भी फूड है उसको हम डिश नाम दे रहे हैं और साथ में हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारे पास जो डिश है, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक CLG ऐड कर देता हूँ। जो हमारा डिश है वो क्या हो रहा है, प्रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्रिपेयरिंग, हमारा डिश प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सेट टाइम का आउट का यूज कर, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट टाइम का यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, दूसरे एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इसको नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे और यहाँ से अब इस फंक्शन के अंदर फिर हम CLG पास करेंगे console.log और यहाँ पे जो हमारा डिश है वो रेडी स्टेट में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और ये डिश कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक प्रिपेयर फूड क्रिएट किया जिसके अंदर हमारा डिश है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है और console.log करके हमने बताया कि प्रिपेयरिंग स्टेट में है। और फिर हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करके एक फंक्शन पास किया, ठीक है। और जो हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन आ रहा है ना, ये इसको फिर हम यहाँ पे मतलब कि आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक और फंक्शन है और ये जो डिश है इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब जब हम प्रिपेयर फूड को कॉल करेंगे, प्रिपेयर फूड को जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास फूड का नेम होना चाहिए। तो फूड का नेम लेट सपोज हम यहाँ पे पिज्ज़ा और ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास तो पिज्ज़ा ऐड हो गया, बट साथ में हमको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जो कि फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसको एज ए पैरामीटर हम पास यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम, आपका जो फूड है उसको सर्व करना, कहाँ पे, सर्व्ड ऑन टेबल, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड किया फंक्शन एक ऐड किया जिसका नाम है सर्व्ड ऑन टेबल और यहाँ पे हम सिंपल सा CLG कर सकते हैं सर्व
सर्व्ड ही रखते हैं, सर्व ऑन टेबल, एंड उसका एक नाम रखेंगे फूड सर्व्ड ऑन टेबल। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। तो आप अपने हिसाब से एक मैसेज ले सकते हैं, डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो चुका। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट होता है। तो जब हम रन कराएंगे तो अभी मेरा फूड प्रिपेयरिंग स्टेट में है, मतलब फूड हमारा प्रिपेयरिंग स्टेट में था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ये जाके 2 मिनट तक वेट किया। अब यहाँ पे ये बता रहे कि आपका फूड क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, और रेडी होने के बाद हमने यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हो रहा था तो उसके अंदर हमने सर्व ऑन टेबल पे पास किया था, इसका आउटपुट आना चाहिए। हमने यहाँ पे एक चीज गलती किया था कि जो हम फंक्शन इसके अंदर पास कर रहे हैं ना, उस फंक्शन को ये कॉल बैक के फंक्शन में ले रहा है, बट इसको यहाँ पे हमने यूज ही नहीं किया है। तो हमको उसको यूज करना पड़ेगा ना। देन सपोज हम कॉल बैक को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तब हम जब आउटपुट के अंदर इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ से, तब हमारे पास पिज़्ज़ा अभी प्रिपेयरिंग स्टेट में है। जैसे पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा तो उसको हम सर्व कर देंगे ऑन टेबल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है कॉल बैक का सिचुएशन। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे आपको शुरू में ही बताया था कि कॉल बैक फंक्शन कुछ नहीं होता है। कॉल बैक फंक्शन एक तरह का नॉर्मल ही फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं एज ए पैरामीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डिश एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ डिश का नाम आ रहा है यहाँ पे, और ये एक आपका फंक्शन है जो कि हम यहाँ से फंक्शन डिफाइन करके यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे नॉर्मल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किए जिसका नाम ऐड कर रहे हैं, लेट सपोज सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर का ये फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि लेट सपोज हम एक नंबर 2 नंबर पास करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 नंबर पास किया, नंबर 1 एंड नंबर 2 हम यहाँ पे पास करेंगे, साथ में हम यहाँ पे कॉल बैक पास करेंगे। ठीक है, हमने 2 नंबर पास किया, सम वन नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने दोनों पास किया, और साथ में हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे CLG करके जो हमारा नंबर 1 है एंड जो हमारा नंबर 2 है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए। और साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन का नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेट सपोज हम इसका नाम रख रहे हैं सम प्रिंट, या हमें काम करते हैं इस फंक्शन का हम नाम रख देते हैं कि इस फंक्शन का नाम क्या रखें हम। एक काम करते यहाँ पे हमारा तो प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 2 नंबर का। लेट सपोज हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो ये हमको आउटपुट में देगा नंबर 1 एंड प्लस नंबर 2 का आउटपुट। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों का सम दिखाई देगा। और लेट सपोज हम इसका नाम देते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन हम यहाँ पे CLG करेंगे तो नंबर 1 जो हमारा है वो मल्टीप्लाई होगा नंबर 2 के साथ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास किया, और साथ में यहाँ पे हम कॉल बैक के फंक्शन को पास कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक आपको फंक्शन से डिफाइन करके बता रहे हैं। यहाँ पे हमको सम प्रिंट होगा, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई प्रिंट होगा बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं मैसेज, इसके अंदर हम पास करेंगे। ठीक है, मैसेज नाम देते हैं। हमने यहाँ पे मैसेज नाम दिया, और यहाँ पे CLG ऐड करेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, टू नंबर का एडिशन यहाँ पे डन ऑफ या लिख देते हैं डन सम मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब डायरेक्ट हम सम ऑफ 2 नंबर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ में हम सम ऑफ 2 नंबर को कॉल करेंगे, और इसके अंदर एक नंबर पास करते हैं। लेट सपोज नंबर हमारा 4 है, और फिर सेकंड नंबर है 2, और एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। मैसेज हमारा कॉल बैक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे पास किया था सेम हम यहाँ पे पास करेंगे। एंड देन अब हम इसको जब रन कराएंगे
तो हमारे पास आउटपुट के अंदर पता है क्या आएगा, सबसे पहले सम वाला आउटपुट आएगा, फिर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन वाला आउटपुट आएगा, उसके बाद ये आउटपुट के अंदर आना चाहिए। तो जब हम इसको रन कराए तो पहला वाला आउटपुट प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास 7 आया, ठीक है। और 7 आने के बाद, अच्छा 7 आने के बाद एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कमेंट करते हैं, देन साथ में हम इसको यहाँ से कमेंट करते हैं। तो जब हमने सम ऑफ 2 को पास किया तो ये मैसेज को यहाँ पे हम पास कर रहे थे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉल नहीं हुआ। अच्छा ये कॉल इसलिए नहीं हो रहा है, देखो अब हम इसको जब रन करा रहे हैं तो हमारे पास 7 डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये एक्सेस हो चुका। जब हम कॉल बैक के पास यहाँ पे गया तो इसको हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट को मतलब यूज नहीं किया था, इसको हमको स्पेसिफिक कॉल करना पड़ेगा इसी फंक्शन के अंदर, तब हमारे पास होगा कि 7 होगा, साथ में मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा, देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रिंट होगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे सेट टाइम आउट पास कर सकते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट पास करेंगे और यहाँ से जो है ये सब चीज़ हम इसको रिमूव करेंगे और ये पास करके और साथ में हम यहाँ पे 200 पास करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है कि आपको कॉल बैक के आंसर ये पास करना पड़ता है सेट टाइम आउट, ताकि आपको आसानी से पूरा आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल का यूज करते हुए कॉल बैक को आसानी से समझाने का कोशिश किया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, वो जो एरे के ऊपर है। लेट सपोज हमारे पास जो एरे है, ठीक है, एक एरे है, इसके अंदर नंबर है 10 20 एंड ऑल्सो 12 एंड ऑल्सो 13 है, ठीक है। तो ये हो चुका। अब मैं आपको एरे का कुछ मेथड होता है, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट इस पूरे नंबर को नम को प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एरे के ऊपर, ठीक है, मैप फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे मैप फंक्शन लगाया और हमारे पास एक नंबर आएगा, ये भी आपका क्या है, एक एरे है, और इस नंबर को हम यहाँ से दे देंगे। तो ये जो मैप फंक्शन है, दिस इज द आवर ऑल्सो, इसके अंदर जो मैप मेथड है, इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन करते हैं, जो कि ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। चाहे तो आप इस कॉल बैक को सेट टाइम आउट के अंदर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये रिमूव किया मैंने, इसको पास किया एंड साथ में मैं इसको रिमूव करके और यहाँ पे 2 सेकेंड ऐड कर दिया। और चाहे तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको कमेंट किया, जब हम इसको रन कराएंगे तो हर 2 सेकेंड के बाद एरे का हर एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा, देखना। तो ये एरर आया, कुछ एरर कह रहा है, एरे डॉट मैप। अच्छा इस एरे के ऊपर आप मैप फिल्टर नहीं लगा सकते, बिकॉज टाइप एरर टाइम आउट, ठीक है, इज ए नॉट ए फंक्शन एरे मैप, ठीक है। सो आई थिंक हमारा इसके अंदर कुछ इशू आया, अभी हम इसको फिक्स कर, हमने सेट टाइम आउट यूज किया, उसके वजह से ये एरर आ रहा है। लेट सपोज हम यहाँ पे जो नंबर है हमारा, उस नंबर को num2 इंटू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम CLG करते हैं num को, तब हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट होता है। अभी एरर आना नहीं चाहिए, अभी एरर नहीं आया। अगेन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेट टाइम आउट को पास करते हैं और ये जो सिंटैक्स है इसको हम यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पे पास करते हैं और यहाँ पे हम टाइम पास कर देते हैं, ठीक है। 200 हमने पास किया। अब हमारे पास आउटपुट के अंदर देखते हैं कि क्या आता है। मतलब वो जो सेट टाइम है ना, वो मैप के अंदर हम पास कर सकते हैं, बट इस सिंटैक्स से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वो सिंटैक्स लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से ये जो सिंटैक्स है इसका आपको पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इससे भी कि क्या ये पास हो पाती है या नहीं। लेट सपोज हमने यहाँ पे नम पास किया एंड ऑल्सो CLG कर लेते हैं यहाँ पे हमने नम को, ठीक है। और अब हम इसको हटा देते हैं एंड साथ में इसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। एंड अगेन हम इसको ट्राई करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो फिर भी ये इशू क्रिएट कर रहा है कि जो आप एरे डॉट मैप के अंदर सेट टाइम आउट ऐड कर रहा है, दिस इज द नॉट ए फंक्शन कंसेप्ट, राइट। तो आपको मैंने पूरा जितना सिनारियो पॉसिबल था वो मैंने कॉल बैक से रिलेटेड मैंने बताने का कोशिश किया। एक आध दो रह गया है, जैसे कि फिल्टर में भी कॉल बैक फंक्शन पास होती है
और रिड्यूस के अंदर भी ये सब चीज़ आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। और इसके अंदर एक और टॉपिक रिमेनिंग रह गया है, दैट इज़ द आई थिंक दिस कीवर्ड, जिसको हम अभी नेक्स्ट कवर करते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट दिस कीवर्ड बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो आपको दिस कीवर्ड के बारे में मैं बताऊं कि दिस कीवर्ड इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला जो एक टॉपिक है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसमें ये नहीं पता चलता है कि आप अगर किसी फंक्शन के अंदर इसको कॉल किए या यूज किए तो यहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि आप ये जो दिस कीवर्ड यूज कर रहा है ये किसका वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, राइट। तो इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं तो एड्रेस हमको पता नहीं होता है, तो हम किसी अदर पर्सन से पूछते हैं कि ये किसका घर है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खड़े होके और किसका पता पूछ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खड़े होकर किसका पता पूछ रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप अपने घर में ही अपना किसी रिलेटिव से पूछ रहे हैं तो वो आपका घर का रिस्पॉन्स आएगी, अदरवाइज आप कहीं और पे खड़ा है तो कहीं और का ही रिस्पॉन्स आएगी। तो सेम इसी सिचुएशन को फॉलो करता है दिस कीवर्ड। जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर ही दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल अगर आप डिफाइन किए होंगे तो उसी वेरिएबल के वैल्यू को वो एक्सेस करेगा। अगर उसको किसी और के फंक्शन के अंदर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको वो एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये आपका दिस कीवर्ड होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो मैंने एग्जांपल लेके दिस कीवर्ड को समझाने का कोशिश किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कैसे और कितने तरह से मैं इसको कर सकते हैं। इसको आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको नॉर्मल फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, एरो फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ और देन आपको एग्जाम्पल का यूज करते हुए समझाऊंगा। ऑलराइट, यहाँ पे हमने वीएस कोड तो ओपन कर लिया जो कि हमारा प्रीवियस कोड था, जिसके अंदर आई थिंक हमने कॉल बैक को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब मैं आपको बताना है दिस कीवर्ड, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये तो हमने टॉपिक का नाम ऐड कर दिया, बट उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, देन सीडी करके हम चले जाएंगे जेएस एडवांस के अंदर, ठीक है। सिर्फ जेएस सर्च करेंगे और इंटर मारेंगे, एडवांस जेएस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम क्लियर करेंगे, उसके बाद सीडी करके नहीं, सीडी नहीं करना, उसके बाद नोड और फेज 2 है ना, ठीक है, फेज 2 डॉट जेएस इंटर मारेंगे तो इसके अंदर अभी कोई ऐसा कोड हमने राइट डाउन नहीं किया है जिससे हमको आउटपुट मिले। अब हम बात करते हैं दिस कीवर्ड का, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन लेता हूँ जिसके अंदर हम ग्रेड पास करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा सी एल जी करके इसके अंदर हम दिस का कीवर्ड को पास करके और कंसोल लॉग करेंगे। अभी हम कोई सा भी यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि आपको आती होगी फंक्शन क्रिएट करने, और उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रीट लिया और इसके अंदर हम सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके दिस का यूज कर रहे हैं और इससे देख रहे हैं कि इसके अंदर आखिर हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, ताकि हमको आइडिया लगे कि आखिर दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब हमने दिस को लॉगिन किया तो हमारे पास आउटपुट के अंदर ये कुछ लंबा चौड़ा आया आउटपुट। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ग्लोबल के अंदर आ रहा है और क्लियर इंटरवल का अंदर एक फंक्शन आ रहा है, क्लियर आउट का अंदर भी एक फंक्शन आ रहा है। बेसिकली यहाँ से हमको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया जो कि हमको आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो फंक्शन ऑटोमेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि हमको विंडो के अंदर जो चीज़ होती है, गेटर सेटर जो चीज़ होता है वो ये आउटपुट के अंदर दे रहा है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि सिंपल, अगर हम लेट सपोज CLG डॉट करते हैं दिस, तो अब आउटपुट के अंदर क्या आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, द एब्रीविएशन CLG दिस कॉमन डेवलपर शॉर्टन द कॉलम। अच्छा, ये मैंने क्या किया कि ये शॉर्ट टर्म मैं इसको बता दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो कोड हमने राइट डाउन किया है ना उसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम
गूगल पे इसको पेस्ट करेंगे और देन इसको एंटर मारेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कुछ आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ दिस इनसाइड योर ग्रिड फंक्शन नॉट इज नॉट फिक्स, इट डिटरमाइंड इंटायर बाय हाउ फंक्शन इन्वोक एट ए रन टाइम। ठीक है, डायरेक्टली इसको मैंने बोला था ना, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके विंडो या ग्लोबल दिस विंडो का और ग्लोबल का जो भी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है उसको वो फेच करके आपको दे देता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आप आउटपुट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल दिखाई दिया उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर इंटरवल है और ये सब चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको दिस का मतलब बताने का कोशिश किया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये आपको ज़्यादा यूज़ करने को नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? जिसका नाम हमने ऑब्जेक्ट 1 रखा और इसके अंदर हम नेम के अंदर स्टोर कर देते हैं लेट्स सपोज़ राम, ठीक है? एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से मैं एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पे ग्रीट रखा है और इसको यहाँ से हमने CLG करेंगे, ठीक है? अब अगर हमको इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, अब हमको इस फंक्शन के अंदर इस नेम को एक्सेस करना है तो क्या हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे CLG करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो ग्रीट है उसके जब आउटपुट के अंदर हम देखेंगे तो क्या आउटपुट के अंदर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जब हम आउटपुट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रीट एक फंक्शन है, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ हमारे पास ग्रीट के अंदर जो आउटपुट में है ना वो चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट नेम कर देंगे, ठीक है? दिस डॉट नेम से क्या होगा कि हमारे पास ग्रीट के अंदर जब आप आउटपुट में देखेंगे, तो यहाँ से हम क्लियर करके जब आउटपुट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ ग्रीट मतलब कि फंक्शन ग्रीट सेम आउटपुट आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस कंसोल को कमेंट करके उसके बाद अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो ग्रीट फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं राम लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसके अंदर अगर इसके अंदर जो भी आउटपुट में आना होगा तो उसको अगर हम यहाँ से एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं किया तब क्या आउटपुट के अंदर आएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे रन कराएँगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आएगा नेम इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज़ हमने पता है क्या किया है, हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जिसका वैल्यू हमने सेट कर दिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ग्रीट नाम का एक की दिया है और उसके वैल्यू के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है? और जब डायरेक्टली हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के अंदर जो ग्रीट नाम का वैल्यू उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं तो CLG के अंदर जो हम नेम पास कर रहे हैं वो नेम यहाँ से ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उसको एक्सेस करने के लिए हम दिस का पास करते हैं तब ये आसानी से एक्सेस करता है और हमको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अंदर राम आ गया, ठीक है? अब मैं इसको एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ आपको अगर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका नेम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? हमने इसका नेम यहाँ पे स्टोर कर दिया और यहाँ पे इसका रोल नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसका रोल नंबर 1 2 3 है। उसके बाद इसका DOB जो है वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? हमने इसका DOB ऐड कर दिया लेट्स सपोज़ 0101, ठीक है? एंड 2000, ठीक है? और अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ऐड करते एक फंक्शन लेते हैं जिसके मतलब एक कीवर्ड पास करते हैं जिसका हम नाम देते हैं DOB, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा DOB सिर्फ़ इसके अंदर प्रिंट होगा, ठीक है? हम यहाँ पे फंक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ से CLG कर लेंगे। दिस डॉट DOB अगर हमको प्रिंट कराना है तो ये यूज़ करके हम सिंपल सा DOB का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ से स्टूडेंट डॉट DOB कॉल करेंगे
तो हमारे पास सिर्फ डीओबी प्रिंट आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से क्लियर करके रन कराएंगे तो हमारे पास सिर्फ डीओबी प्रिंट आना चाहिए, बट ये प्रिंट हुआ नहीं। ये बोल रहा है कि जब आप स्टूडेंट डॉट डीओबी कॉल कर रहे हो तो आपका वो एक तरह का फंक्शन, अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है कि हमने डायरेक्ट इस डीओबी को कॉल कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट ये कॉल करेंगे, क्योंकि वो नेम और इसका नेम दोनों चेंज है, तब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब इससे इसका मतलब ये हुआ कि दिस कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट अभी बता रहा हूँ मैं, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को फेस करना है तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक की पास करके उसके अंदर और एक फंक्शन पास कर देंगे और उसमें वो आपको उसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे हम अगर ऑब्जेक्ट का एक नॉर्मल मेथड डॉट ऑपरेटर का यूज करते थे और वहाँ से किसी स्पेसिफिक की का वैल्यू हम फेच कर लेते थे, अगर आप वो ना फेच करेंगे और ये यूज करेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, क्या आप इसको एक एरे के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं? मैं ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप भी एक्सप्लोर करो कि इसको हम कैसे एक नॉर्मल एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं दिस कीवर्ड। ठीक है, आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एरो फंक्शन के रिलेटेड, एरो फंक्शन बेसिकली क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ना, इसी को आप एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करके दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक होमवर्क ले लो, 2 होमवर्क मैं दिया और इसको ही आप कंप्लीट करना, और साथ में आपको प्रैक्टिस शीट में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ आपको कुछ फिक्स करके आपको आउटपुट के अंदर जो होगा ना आंसर बताना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक हमने बताए हैं अगर उसके अंदर कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप कमेंट करके बताइएगा और साथ में आप अपना रिव्यू भी दीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि इस वीडियो का यानी कि इस सीरीज यानी फेज 2 के तीसरे वीडियो के अंदर, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए थैंक यू।